हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए है ये टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का है एनओसी। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अदर जोन्स में भर देते हैं, मतलब कि उनका घर मान लेते हैं कि किसी का बिहार में घर है, तो वो जॉब पाने के लिए मान लेते हैं कि पटना में या फिर रांची में, आसपास में, कोलकाता में बहुत कम वैकेंसी हो या फिर कंपटीशन ज़्यादा हो, है ना। तो क्योंकि होम जोन अप्लाई करने से कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि पटना वाले पटना रेफर करते हैं, रांची वाले रांची रेफर करते हैं, कोलकाता वाले, बंगाल वाले कोलकाता रेफर करते हैं। तो वहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है ना। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग जोन में, जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कम कट ऑफ जाता है, जैसे गुवाहाटी हो गया या फिर आपका साउथ हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, तो ऐसे जोन को चूज कर लेते हैं। बट फिर क्या होता है, पोस्टिंग हो जाता है, उसके बाद उनके मन में इच्छा होती है कि काश ये जॉब जो है वो मुझे घर के आसपास मिल जाता तो बहुत मेरे लिए बेनिफिट हो जाता, है ना। तो बच्चे सोचते हैं कि चलो इस वाले नोटिफिकेशन में मैंने भर दिया था, दूसरे जोन से मान लेते हैं कि कोई भी ले लो, 2024 में मैंने अहमदाबाद से भर दिया था। ओके। और अभी जो है वो मेरा घर बिहार है 2026 में, तो मैं अभी जो है वो पटना से भर देता हूँ, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सेम पोस्ट पे, है ना, ये वाला जो है वो सेम मान लेते हैं, कोई जेई में ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो ये फिर से यहाँ पे जेई में 2026 वाला भर के वापस आना चाहता है, तो क्या उस केस में एनओसी मिलेगा? तो रेलवे का रूल क्या कहता है, या फिर कोई भी हो, एएलपी यहाँ पे ज्वाइन किया है, फिर से एएलपी दूसरे जोन में भरना चाहता है, होम जोन में आना चाहता है, ये होम जोन में आना चाहता है। ओके, तो क्या वो आ सकता है? तो जो रूल है रेलवे का एनओसी का, वो क्या कहता है कि आपका जो पे ग्रेड है, ओके, वो हायर होना चाहिए। सेम पोस्ट के लिए, सेम ग्रेड पे के लिए हम जो है वो एनओसी ग्रांट नहीं करेंगे, है ना। एनओसी ग्रांट नहीं करेंगे मतलब क्या होता है कि 24 में अगर जेई पे आपने ज्वाइन किया है और फिर से आप जेई पे ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको आप जो एनओसी है वो नहीं मिलेगा, है ना। अब क्या होता है कि कोई एएलपी ज्वाइन कर लिया है, अब उसको जो है वो जेई जाना है, तो एएलपी क्या होता है कि 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है ना। और जेई जो है वो 4200 ग्रेड पे का जॉब है, या फिर कोई भी ग्रुप डी ही ज्वाइन किया तो वो 1800 होता है, फिर से उसको एएलपी ज्वाइन करना है, ग्रुप डी से एएलपी ज्वाइन करना है, तो वो 1900 ग्रेड पे होता है। तो इस केस में वो जो है वो अपना एनओसी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी आराम से इसको में मिल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, ताकि बच्चे जो है इसके लिए सतर्क रहें पहले से। अब जब ज्वाइनिंग हो जाता है आपका, तो जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं पास्ट में, है ना, ज्वाइनिंग से पहले जितने भी फॉर्म आपने डाले हैं, ओके, तो वो जो है एक इंटीमेशन दे दिया कीजिए। ओके, इंटीमेशन एक दे दिया कीजिए अपने पर्सनल ब्रांच में एक इंटीमेशन दे दिया कीजिए कि ये फॉर्म हमने भरा है और एट द टाइम ऑफ डीबी हमें एनओसी रिक्वायर्ड हो गया, या जस्ट अभी हमें एनओसी के लिए ग्रांट कर दो, एनओसी ग्रांट कर दो। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपका अगर कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो उनके पास ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि आपने हमें इंटीमेशन नहीं दिया था, हम एनओसी नहीं ग्रांट करेंगे। ठीक है। तो ज्वाइनिंग से पहले जितने भी फॉर्म भरा है उसका इंटीमेशन आपको दे देना है। ज्वाइनिंग के बाद जो है वो फॉर्म भरा है उसका तो देना ही देना है 100%। ज्वाइनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर्म फिल्ड, है ना, इसका तो एनओसी लेना ही लेना है। बट ज्वाइनिंग से जो पहले का फॉर्म भरा है उसका भी इंटीमेशन आपको देना है, और एनओसी के लिए अप्लाई कर देना है, इंटीमेशन दे देना है अपने पर्सनल ब्रांच को, ताकि उनको पता रहे कि आप जो है वो कभी भी जो आपका अगर रिजल्ट दूसरे में आ जाता है तो आप जा सकते हैं। ठीक है। तो एनओसी के लिए मैंने बता दिया कि आपका हायर ग्रेड पे जॉब होगा, हायर ग्रेड पे, तो आपको आसानी से जो है वो एनओसी मिल जाएगा, अदरवाइज सेम पोस्ट पे एनओसी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। अगर कोई जेई ज्वाइन करता है तो अगर आगे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आता है तो यहाँ पे भर के वो डायरेक्ट अपने होम जोन में आ सकता है, या फिर कोई एई दिया है तो जेई से एई आराम से हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर अगर इन केस आपको आना ही है
है ना, ये भी बता देता हूँ। जेई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, है ना, उनमें क्या होता है कि आपका बॉन्ड होता है, 5 इयर्स का बॉन्ड होता है आपका, ठीक है। 5 इयर्स बॉन्ड पीरियड होता है। टेक्नीशियन में शायद 2 या 3 साल का होता है। उनके ट्रेनिंग पीरियड भी 6 मंथ्स के होते हैं, इसलिए, है ना। तो 5 ईयर का बॉन्ड पीरियड होता है, ये आपको सर्व करना पड़ता है। 5 ईयर कब से, इसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड होता है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड होता है। ओके, मतलब 1 साल आपने ट्रेनिंग किया और 4 साल प्लस आपको सर्विस करना है, तब जाके आपको जो बॉन्ड का है वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से छोड़ना है, जैसे अहमदाबाद में कोई जेई ज्वाइन किया, पटना में, फिर उसको 2026 वाला भर के वापस आना है और वो जेई है, तो इस केस में उनको जो है वो बॉन्ड का पैसा वापस करना पड़ेगा। अब बॉन्ड का पैसा कितना वापस करना पड़ेगा, देखो प्रोपोर्शनेट चलता है, अप्रोक्सीमेट नहीं, प्रोपोर्शनेट चलता है। जैसे कि 5 ईयर का बॉन्ड पीरियड मैंने अभी बताया, तो आपने जितना सर्व किया, 2 इयर्स सर्व कर लिया, तो 3 इयर्स का जितना पैसा बचा होगा, है ना, उतना ही आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, जो है वो 12.5% का इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका 5 लाख का बॉन्ड है, जो भी सैलरी आपने ड्रॉन किया ट्रेनिंग पीरियड में, 5 लाख ड्रॉन किया, तो आपको 3 लाख ही देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो आपने सर्व कर दिया है रेलवे को, है ना। 3 लाख प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आप दे के आना चाहोगे तो आ सकते हो, अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो आप आ सकते हो। अदरवाइज ऐसे बिना बॉन्ड भरे हुए आप नहीं छोड़ सकते हो अपना जो पेरेंट यूनिट है, जहां पे आपने 24 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये सारा एनओसी से रिलेटेड जो भी था वो मैंने बता दिया, कि आपको ज्वाइनिंग के पहले ही फॉर्म जितना भी भरा है उसका भी इंटीमेशन देना है, ज्वाइनिंग के बाद भी जो भी फॉर्म भर रहे हो उसका भी इंटीमेशन देके एनओसी ग्रांट करवा लेना है, ठीक है। और जो बॉन्ड का पैसा है वो आपको प्रोपोर्शनेट लगता है, जितना सर्व कर लिए उसका काट के जितना बचा हुआ है वो पैसा, अगर कोई बोलता है कि नहीं पूरा लेंगे, तो उसमें आप अगेंस्ट फाइल कर सकते हो कंप्लेन, है ना, तो प्रोपोर्शनेट ही लेगा वो। ओके, फिर आपका सारा जो हायर ग्रेड पे है, वहां पे क्या होता है, आपका बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरा यूनिट में, है ना। फिर वहां पे आपका जो भी बॉन्ड का पीरियड रिमेनिंग होगा, मान लेते हैं 2 साल यहाँ पे किया और 3 साल बचा हुआ है बॉन्ड का पीरियड, तो ये यूनिट में आपको 3 साल पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं करते हैं तो फिर बॉन्ड का पैसा प्रोपोर्शनेट में वापस करना पड़ेगा। तो ये सारा खेल था एनओसी का। तो एनओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के आता है कि एक होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन और एक होता है नॉन टेक रेजिग्नेशन। नॉन टेक रेजिग्नेशन, तो ये इसमें दोनों में कौन सा देना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानकारी मिलता है वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।